नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल होम डिजिटल स्टडी पर। दोस्तों मैं हूं राकेश सिहाग। दोस्तों हमेशा की तरह आपको पता है आज मैं पेपर ही लेके आया हूं। कल मैंने आपको स्टार्ट करवाया था पर्यवेक्षक यानी महिला आंगनबाड़ी 2018 की जो वैकेंसी है उसका पेपर मैंने आपको सोल्व करवाया था, जो आपका 3 मार्च 2019 को मतलब कंडक्ट हुआ था। वो पेपर मैंने आपको सॉल्यूशन उसका दिया था। इसमें जो भी साइंस के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे उन साइंस के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन और उसका डिस्कशन मैं आपके सामने लेके आया था और उसी को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो तो बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, शानदार होने वाला है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो पटवारी का हो या फिर कोई अन्य एग्जाम हो राजस्थान का, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और खासतौर से हम पटवारी की बात करें तो दोस्तों पटवारी में यहाँ से 30 से 40% क्वेश्चन आप देखने को मिलेंगे आपको इन क्वेश्चन पेपरों की सीरीज से। देख लेना, जब आप वापस पेपर दे के वापस आ जाओ तब देख लेना आपको कितना फ़ायदा होता है और मैं जो आपको कह रहा हूँ उसमें आपको कितनी सच्चाई लग रही है ना। एक न एक दिन आपको विश्वास करना पड़ेगा प्यारे दोस्तों, चाहे तो आज कर लो, चाहे एक पेपर पटवारी का देने के बाद कर लेना, करना आपको पड़ेगा। और सुबह की मेरी जो करंट अफेयर की क्लास होती है वो करंट अफेयर की क्लास देखा करो प्यारे साथियों। करंट अफेयर की क्लास आपके लिए बहुत वरदान साबित होगी, क्योंकि उसमें मैं आपको पीछे का करंट अफेयर भी करवा रहा हूँ, एक साल पीछे के क्वेश्चन भी मैं आपको करवा रहा हूँ। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको करवा रहा हूँ, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। उसको अपना प्यार दिया करो। सुबह 6 बजे मेरी क्लास आती है करंट अफेयर की, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन से आगे। कल मैंने आपको 15 नंबर क्वेश्चन तक करवा दिया था, ठीक है। चलिए भाई, तो 15 नंबर क्वेश्चन तक मैंने करवा दिया था। 15 नंबर क्वेश्चन से आगे हम बात करते हैं तो आपका ये रहा 15 नंबर क्वेश्चन से आगे 16 नंबर क्वेश्चन। एक मिनट साथियों, हाँ चलिए, ये है 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। ये रहा कि जिस संक्रमित मच्छर के काटने से मलेरिया मानव से मानव में फैलता है वह मच्छर कौन सा है। दोस्तों उस मच्छर का नाम आपको बताना है जिसके काटने से मलेरिया मानव से मानव के अंदर फैलता है ना। तो उस मच्छर का नाम आपको बताना है, यानी कहने का मतलब मलेरिया के वाहक मच्छर का नाम आपको बताना है। तो मलेरिया के वाहक मच्छर का नाम है आपका एडिज इजिप्टी, मादा एनाफ्लीज, एडिज एल्बोपिक्टस या फिर क्यूलेक्स। इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्यारे साथियों वो होगा आपका मादा एनाफ्लीज। मादा एनाफ्लीज नाम का जो मच्छर है वो मलेरिया का वाहक होता है, एक मानव से दूसरे मानव में मलेरिया को फैलाने का काम करता है, ठीक है। मादा एनाफ्लीज मच्छर, तो मादा एनाफ्लीज मच्छर आपका होता है मलेरिया से संबंधित। यहाँ पर हम बात करते हैं एडीज मच्छर की। किसकी बात करते हैं? एडीज इजिप्टी मच्छर की बात करते हैं। तो आपका ये जो एडीज इजिप्टी मच्छर होता है प्यारे साथियों, ये आपका डेंगू के लिए और चिकन गुनिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। डेंगू को और चिकन गुनिया को फैलाने में कौन मतलब काम करता है? तो एडीज मच्छर करता है। एडीज आपका डेंगू और चिकन गुनिया से संबंधित है, एनाफ्लीज आपका मलेरिया से संबंधित है। और दोस्तों ये जो एडीज एल्बोपिक्टस है ये आपका येलो जो फीवर होता है, ये भी एक प्रकार का ही एक प्रकार का क्या है प्यारे साथियों, ये भी एक प्रकार का बुखार है। येलो फीवर भी मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसा ही येलो फीवर नाम का एक बुखार है, ये आपका एडीज एल्बोपिक्टस के द्वारा फैलता है। अगर हम बात करते हैं क्यूलेक्स की, तो ये जो दोस्तों क्यूलेक्स जो होता है ना, क्यूलेक्स से एक रोग होता है, उसका नाम है फाइलेरिया नाम का रोग। ये भी एक प्रकार का मतलब वो बुखार होता है और इसमें भी हमारे हड्डी पैर वगैरह क्या है दुखने लगते हैं, दर्द होने लगता है उनके अंदर। फाइलेरिया नाम का जो रोग है वो आपका क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। और दोस्तों इस एडीज एल्बोपिक्टस नाम के मच्छर को तो बाघ मच्छर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाघ मच्छर। ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बाघ मच्छर किसको कहा जाता है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 16 आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, बड़ी बात तो ये है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है कि हार्मोन जो स्तनों में एल्वियोली को उत्तेजित करता है जिसके कारण दूध का उत्पादन होता है, यानी ऐसा हार्मोन जो दूध के उत्पादन को क्या करता है? प्रेरित करता है। दूध के उत्पादन को प्रेरित करता है, तो उस हार्मोन का नाम आपको बताना है। तो प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, उस हार्मोन का नाम है आपका प्रोलेक्टिन। प्रोलेक्टिन नाम का जो हार्मोन है वो दूध के उत्पादन को क्या करता है? नियंत्रित करता है। दूध का उत्पादन करता है महिला के अंदर दूध का उत्पादन कौन करता है? प्रोलेक्टिन नाम का हार्मोन। अच्छा, ऑक्सीटोसिन भी आपका दूध से संबंधित होता है, लेकिन ये क्या करता है? दूध को स्रावित करता है।
ये दूध को क्या करता है, स्रावित, ये दूध को स्रावित करने का काम करता है, और उत्पादित करने का काम कौन करता है, प्रोलैक्टिन करता है। तो दोनों बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर यहाँ पर बात दूध के स्रावण से संबंधित पूछ लेता तो आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन सही हो जाता। यहाँ पर बात आपको पूछिए दूध के उत्पादन से संबंधित, तो दूध का उत्पादन कौन करता है, प्रोलैक्टिन करता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की। तो ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है दोस्तों, ये जनन क्रियाओं से संबंधित होता है। जनन क्रियाओं से संबंधित यानी गर्भ का धारण होना, गर्भ को सुरक्षित रखना, ये इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम होता है। इसी प्रकार से इस एस्ट्रोजन हार्मोन की बात करते हैं तो एस्ट्रोजन हार्मोन दोस्तों एमसी जो पीरियड होता है, कहने का मतलब जो मासिक चक्र होता है उसको नियंत्रित करता है। एमसी पीरियड को नियंत्रित करने का काम आपका एस्ट्रोजन का होता है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ बातें आपको समझ में आ रही होंगी बहुत अच्छे से। 17 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को आप लाइक कर देंगे। ठीक है, चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान किस पोषक तत्व की आवश्यकता दोगुनी हो जाती है। उस पोषक तत्व का नाम आपको बताना है जिसकी आवश्यकता गर्भावस्था के दौरान दुगुनी हो जाती है। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि जब लेडीज गर्भ अवस्था में होती है तो उसके शरीर में खून की कमी आपने देखी होगी, और खून की कमी किस तत्व की कमी के कारण होती है, लोहे तत्व के कारण होती है। और दोस्तों अगर उसको लोहा मिलता रहेगा तो उसके अंदर खून की कमी नहीं होगी। इसीलिए दोस्तों गर्भावस्था के दौरान अनार खाने की क्या दी जाती है, अनार खाने की सलाह दी जाती है, आयरन की टेबलेट खाने की सलाह दी जाती है, गुड़ खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इन सभी में क्या पाया जाता है, आपका लोहा पाया जाता है। ठीक है ना, लोहा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना गर्भावस्था के दौरान किस तत्व की आवश्यकता दोगुनी हो जाती है, तो लोहे तत्व की या फिर लोहे तत्व की आवश्यकता सबसे ज्यादा हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो 18 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, उम्मीद कर सकता हूं, बिल्कुल। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है 19 नंबर क्वेश्चन कि कुछ सब्जियों में उपस्थित ऑक्जेलेट निम्न में से किसके अवशोषण में बाधक है। यानी बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती हैं जिनके अंदर ऑक्जेलेट पाया जाता है। वो जो ऑक्जेलेट होता है प्यारे साथियों, वो किसके अवशोषण में बाधक होता है। यानी कहने का मतलब वो ऑक्जेलेट किसके अवशोषण को, किसका अवशोषण नहीं होने देता, किसका अवशोषण नहीं होने देता, ये आपको बताना है। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये कि जो ऑक्जेलेट होता है प्यारे साथियों, एक ये रासायनिक पदार्थ होता है। क्या होता है, रासायनिक पदार्थ होता है। और ये जो ऑक्जेलेट नाम का रासायनिक पदार्थ है प्यारे साथियों, ये आपका पाया जाता है पादपों के अंदर, पौधों के अंदर। किसके अंदर, पादपों के अंदर पाया जाता है। ठीक है ना, ऑक्जेलेट नाम का। और ये सब्जियों के अंदर चला जाता है, और जैसे ये सब्जियों में चला जाता है तो दोस्तों ये लोहे तत्व को क्या नहीं होने देता, अवशोषित नहीं होने देता, जिसके कारण हमारे शरीर में लोहा नहीं पहुंच पाता, और लोहे की कमी से हमारे शरीर में क्या हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। ठीक है ना, तो ये बात अच्छे से आपको ध्यान रखनी है। चलिए, समझ में आपको आया होगा, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम है कंप्यूटर की स्क्रीन में, क्योंकि ये कंप्यूटराइज्ड जो चीज़ें होती हैं या जो मशीनरी होती है वो कभी कभार हो ही जाती है प्यारे साथियों। इसमें हमारा मतलब कोई जोर नहीं चल सकता, फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की। चलिए, 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि ऊर्जा उत्पन्न करने वाले 3 पोषक तत्व कौन से हैं। ये 3 का जोड़ा आपको दे रखा है। इसमें ऊर्जा उत्पन्न किससे होती है, किन पोषक तत्वों से ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, विटामिन एक ऐसे पदार्थ होते हैं, विटामिन एक ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। विटामिन हमें ऊर्जा देने का कार्य नहीं करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊर्जा नहीं देते, कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा नहीं देता, तो विटामिन ऊर्जा नहीं देता है। तो जिसके अंदर विटामिन है वो आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि आपको ऊर्जा उत्पन्न करने वाले पूछे हैं। तो पहला नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता, और चौथा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें विटामिन है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये बात याद रखना मेरे प्यारे साथियों, ये फैक्ट ध्यान रखना कि जो आपका विटामिन है उससे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका 21वां क्वेश्चन है कि इनमें से किसके निर्माण में लोहे की आवश्यकता होती है। किसके निर्माण में लोहे की आवश्यकता होती है, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, लोहे की आवश्यकता किसके निर्माण में होती है, सभी को पता है, हीमोग्लोबिन के निर्माण में।
हीमोग्लोबिन के निर्माण में लोहे की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्यारे साथियों हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है, आपका आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। और इस लोहे की आवश्यकता किसको होती है, हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए होती है। और दोस्तों जो हीमोग्लोबिन होता है ये आपका रक्त के अंदर पाया जाता है, और ये क्या करता है, O2 का परिवहन करता है। यानी कहने का मतलब हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन करता है। दोस्तों ध्यान रखना, 1 ग्राम या फिर 1 यूनिट हीमोग्लोबिन में कितने ग्राम ऑक्सीजन पाई जाती है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 1 यूनिट हीमोग्लोबिन में कितनी ग्राम ऑक्सीजन पाई जाती है, तो 1.36 ग्राम आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है 1 यूनिट हीमोग्लोबिन के अंदर। तो ये कुछ बातें आपको हीमोग्लोबिन के बारे में ध्यान रखनी है। यहाँ पर हम बात करते हैं मायोग्लोबिन की। तो दोस्तों मायोग्लोबिन जो है वो आपका पाया जाता है मांसपेशियों के अंदर। इसके अंदर मांसपेशियों के अंदर आपका मायोग्लोबिन पाया जाता है। और प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, मायोग्लोबिन जो होता है इसमें भी क्या पाई जाती है, आपकी लोहा धातु पाई जाती है। इसमें भी क्या पाई जाती है, लोहा धातु पाई जाती है। और दोस्तों मायोग्लोबिन क्या करता है, आपकी जो मांसपेशी होती है, मांसपेशियों में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। मांसपेशियों के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, आपका ये मायोग्लोबिन करता है। और अन्य शरीर में कौन करता है प्यारे साथियों, तो हीमोग्लोबिन करता है। जैसे पाचन तंत्र में हो गया, मस्तिष्क में हो गया, है ना, अलग अलग भागों में मतलब हीमोग्लोबिन करता है। और हीमोग्लोबिन से मतलब ऑक्सीजन लेकर के मायोग्लोबिन कहाँ तक पहुँचा देता है, आपका मांसपेशियों तक पहुँचा देता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये जो पेप्सिन होता है ये एक प्रकार का एंजाइम होता है। क्या होता है, एक प्रकार का एंजाइम होता है ये। और ये क्या करता है, ये जो पेप्सिन एंजाइम होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है। ये प्रोटीन को किसके अंदर बदल देता है, पेप्टाइड में बदल देता है। तो ये बात भी ध्यान रखनी है। और दोस्तों एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है ये हमारी एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। और कब निकलता है दोस्तों, संकटकालीन स्थिति के दौरान। जब संकटकालीन परिस्थिति होती है तब ये एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। इसीलिए इस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, संकटकालीन हार्मोन, करो या मरो हार्मोन, संकटकालीन हार्मोन, करो या मरो हार्मोन, करो या मरो हार्मोन। और या फिर हम बात करते हैं इसको आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। आपातकालीन हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन, इसको जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है, जीवन रक्षक हार्मोन। तो ये कुछ इसके उपनाम है जो ध्यान रखने हैं आपको। ठीक है, तो ये आपका था 21 नंबर क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है कि जिस पोषक तत्व के उच्च सेवन से उच्च रक्तचाप होता है वह कौन सा है। उच्च रक्तचाप यानी बीपी हाई होने की संभावना किसके सेवन से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो दोस्तों बीपी हाई होने की जो संभावना है वो दोस्तों आपकी बढ़ जाती है सोडियम के सेवन से। किसके सेवन से, सोडियम के सेवन से। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडियम जो होता है वो आपका ब्लड प्रेशर हाई करने का खतरा इससे ज़्यादा होता है सोडियम से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य पिरामिड का आधार क्या बनता है। खाद्य पिरामिड का आधार क्या बनता है, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, जो भी आपका खाद्य पिरामिड होता है उसका सबसे आधार जो बनता है, सबसे नीचे की जो श्रेणी होती है वो कौन सी होती है, वो होती है आपकी सब्जी और फल। सब्जी और फल पिरामिड के आधार बनते हैं। ठीक है ना, सब्जी और फल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साबुत अनाज किसके अच्छे स्रोत होते हैं। साबुत जो अनाज होता है उसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, साबुत अनाज के अंदर सर्वाधिक मात्रा में आपका पाया जाता है विटामिन बी। विटामिन बी के जो कॉम्प्लेक्स हैं, विटामिन बी के जो कॉम्प्लेक्स हैं वो पाए जाते हैं आपके साबुत अनाज में। और इस विटामिन बी के कई कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे विटामिन B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, B5 हो गया, B6 हो गया, B7 हो गया, B9 हो गया, B12 हो गया। ये कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं आपके बी के। इन सभी, ये सभी के सभी किसके अंदर पाए जाते हैं, साबुत अनाज में पाए जाते हैं। इनके बारे में मैं आपको कभी करवाऊंगा डिटेल से, टेंशन मतलब विटामिन के बारे में बड़ा अच्छा कंसेप्ट आपको दूंगा। ठीक है, थ्योरी क्लास में दूंगा कभी। अगर हम विटामिन सी की बात करते हैं तो विटामिन सी के बारे में आपको ध्यान रखना, इससे सक्रिय रोग होता है ना, सर्वाधिक ये पाया जाता है। ये 12 डोज लीची में पाया जाता है, 12 डोज लीची। अगर ऑप्शन में 12 डोज लीची नहीं दे रखा है तो आपका हो जाएगा आंवला। आंवला। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है विटामिन सी से कि विटामिन सी का दैनिक स्रोत क्या होता है, तो विटामिन सी का जो दैनिक स्रोत आपका होता है प्यारे साथियों वो होता है हरी मिर्च। हरी मिर्च क्या होता है आपका, विटामिन सी का दैनिक स्रोत होता है।
ठीक है। अगर बीटा बीटा कैरोटीन की बात करते हैं तो ये बीटा कैरोटीन जो होता है ये किसके अंदर पाया जाता है? बीटा कैरोटीन आपका गाजर के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर? गाजर के अंदर। गाजर में आपका बीटा कैरोटीन ये एक प्रकार का वर्णक होता है, रंग पैदा करने वाला। कैरोटीन एक प्रकार का वर्णक होता है, यानी रंग पैदा करता है। और गाजर का रंग किसके कारण होता है? बीटा कैरोटीन के कारण। इसी प्रकार से एक होता है एल्फा कैरोटीन। एल्फा कैरोटीन जो होता है वो पाया जाता है प्यारे साथियों आपका गाय के दूध में। गाय का जो दूध होता है, गाय का दूध, उस गाय के दूध में आपका एल्फा कैरोटीन पाया जाता है। और दोस्तों सीधा कैरोटीन किसके अंदर पाया जाता है? तो ध्यान रखना, आम के अंदर। आम के अंदर आपका सीधा कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है, ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी थी। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की। ये रहा 25 नंबर क्वेश्चन कि गर्भ अवस्था के दौरान लोह तत्व की प्रस्तावित आहारीय मात्रा क्या है? यानी कहने का मतलब गर्भ अवस्था के दौरान कितना लोहा हमें प्रतिदिन लेना चाहिए, कितना लोहा महिलाओं को प्रतिदिन लेना चाहिए। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो होगा 35 मिलीग्राम प्रति लीटर प्रतिदिन। 35 मिलीग्राम प्रतिदिन, 35 मिलीग्राम प्रतिदिन। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 35 मिलीग्राम प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर क्वेश्चन, गर्भावस्था में औसतन वजन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। गर्भावस्था जब होती है उस टाइम महिलाओं में कितने किलोग्राम तक वजन में वृद्धि होनी चाहिए? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 10 से 12 किलो वजन बढ़ जाना चाहिए गर्भावस्था के दौरान। ठीक है ना, गर्भावस्था के दौरान 10 से 12 किलो वजन बढ़ जाना चाहिए। ये कुछ बातें इंपॉर्टेंट मान सकते हो आप इनको। अगला क्वेश्चन है कि गर्भवती महिलाओं में कब्ज का उपचार इनके सेवन से किया जा सकता है। इन जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको कब्ज ज़्यादा रहती है, कब्ज ज़्यादा रहती है, तो इसका किसका सेवन करने से कब्ज दूर किया जा सकता है? ध्यान रखना, प्रचुर मात्रा में सब्जियां खानी चाहिए, फल खाने चाहिए और तरल पदार्थ खाने चाहिए। इनके सेवन से क्या हो जाएगा? तरल पदार्थों के सेवन से, फल और सब्जियों के सेवन से कब्ज की बीमारी दूर हो जाएगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि गर्भ अवस्था में गर्भाशय का आकार बढ़ने से क्या होता है? गर्भाशय का जब आकार बढ़ता है प्यारे साथियों तब क्या होता है? तब जलन और एसिडिटी होती है। तो गैस्ट्रिक की शिकायत हो जाती है और एक योनि मार्ग में क्या होती है? जलन होती है गर्भावस्था में गर्भाशय का आकार बढ़ने के कारण। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है कि छोटी चेचक से बचाव के लिए प्रस्तावित टीका कौन सा है? छोटी चेचक के लिए, छोटी चेचक के लिए या फिर स्मॉल पॉक्स के लिए आपका जो टीका है प्यारे साथियों वो है वेरिसेला। वारिसेला नाम का जो टीका है वो छोटी चेचक या फिर स्मॉल पॉक्स के लिए काम आता है। किसके लिए? स्मॉल पॉक्स के लिए। ध्यान रखना, स्मॉल पॉक्स या फिर छोटी चेचक के लिए वारिसेला नाम का जो टीका है वो प्रस्तावित है। दोस्तों ये बीसीजी का टीका किसके लिए प्रस्तावित है? बी से आपका होता है बीसीजी का टीका। बीसीजी का टीका मैंने आपको कल बताया था, बीसीजी का टीका किसके लिए प्रस्तावित है ना? बीसीजी का टीका। तो बीसीजी की फुल फॉर्म है बेसिलस, बीसीजी की फुल फॉर्म है बेसिलस, बेसिलस सी से कैलमेट, बेसिलस कैलमेट और ग्यूरिन, गुरिन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, और ये किसके लिए काम आता है दोस्तों? ये टिब्बी के लिए काम आता है। कौन से रोग के लिए? टिब्बी के लिए। ठीक है, एमएमआर का जो टीका है वो किसके लिए काम आता है? तो एमएमआर का टीका खसरा के लिए काम आता है। किसके लिए? खसरा के लिए। एमएमआर का जो टीका है वो आपका किसके लिए काम आता है प्यारे साथियों? खसरा के लिए काम आता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। और रोटा वायरस जो होता है प्यारे साथियों ये दस्तों के लिए, ये दस्त के लिए टीका आता है। और दोस्तों ये जो दस्त हैं ये शिशुओं के जब लगते हैं ना, शिशुओं के, छोटे बच्चों के, तब रोटा वायरस का प्रयोग किया जाता है। एक टीका है रोटा वायरस। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन कि एमएमआर वैक्सीन को प्रस्तावित किया जाता है किसके रोकथाम के लिए? एमएमआर वैक्सीन किसके लिए काम आती है? तो खसरा के लिए काम आती है। अभी मैंने आपको बताया था एमएमआर खसरा। एमएमआर वैक्सीन है वो आपका खसरा के लिए काम आता है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं ये जो न्यूमोनिया है, न्यूमोनिया के लिए कौन सा मतलब वो टीका काम आता है? तो न्यूमोनिया के लिए न्यूमोकोकल नाम का एक टीका आता है। न्यूमोकोकल नाम का वो काम आता है, न्यूमोकोकल नाम का टीका। मलेरिया के लिए आपका जो टीका काम आता है वो आता है दोस्तों मोस्क्यूरिक्स नाम का जो टीका है वो आपका मलेरिया के लिए काम आता है। और दोस्तों पोलियो के लिए,
पोलियो के लिए कौन सा टीका होता है? पोलियो के लिए भी टीका होता है एक, पोलियो के लिए ये भी एक टीका होता है जो मेरे दिमाग में नहीं है मेरे प्यारे साथियों। चलिए इसका मैं आंसर आपको बाद में बताऊंगा, कभी पोलियो के बारे में आगे आ जाएगा तब बता दूंगा पोलियो के बारे में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों मेरी तरफ से मैंने बहुत कुछ अच्छा करवाने की कोशिश की है और आगे अच्छा करवाने की कोशिश भी करूँगा। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, आप वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दिया करो, अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए करो, जिससे कि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और मैं भी बहुत अच्छे से आपके लिए काम कर पाऊँ, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।